महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और इस पद्म पुराण में कल अपन ने देखा था कि शरण्यक राजा भगवान के समवसरण में बैठे हुए हैं और समवसरण में बैठे बैठे उन्होंने भगवान से धर्म का स्वरूप पूछा था और उस स्वरूप के फलस्वरूप भगवान ने अपनी दिव्य देशना में धर्म का स्वरूप बताया। और आज भगवान के समवसरण में शरण्यक राजा ने दूसरा स्वरूप पूछा है कि हे भगवान, आज मुझे जिज्ञासा हुई है कि मुझे राक्षसों के बारे में जानना है। लोक में बोला जाता है कि राक्षस मांस खाते हैं, खून पीते हैं और लोगों के ऊपर उपद्रव करते हैं, खोटे काम करते हैं। तो ऐसा जो रावण तीर्थंकर बनने वाला है, उस रावण के पुत्र जो मोक्षगामी हैं, क्या उन्होंने ऐसा काम किया है? ऐसा शरण्यक राजा ने प्रश्न किया और भगवान अब प्रारंभ करते हैं। उस राक्षस वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ था, वह उत्पत्ति से लेकर के सारा वर्णन धीरे धीरे भगवान अपनी वाणी से स्वयं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब राक्षसों का वर्णन शुरू होता है। जिनेंद्र देव के समवसरण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम प्रसन्न होकर मेघ वाहन से कहने लगे कि हे विद्याधर के बालक, तू भव्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेंद्र की शरण में आया है। हम दोनों तुझ पर संतुष्ट हुए हैं, अतः जिसने तेरी सर्व प्रकार से स्वस्थता हो सके वह बात हम तुझसे इस समय कहते हैं, सो तू ध्यान से सुन। तू हम दोनों की रक्षा का पात्र है। बहुत भारी मगरमच्छ से भरे हुए इस लवण समुद्र में अत्यंत दुर्गम तथा अतिशय सुंदर हजारों द्वीप हैं। अपन लोग कहाँ रहते हैं? अपन कहाँ रहते? भरत क्षेत्र कहाँ आता है? अपन लोग जो रहते हैं जम्बू द्वीप में रहते हैं। और ये जम्बू द्वीप कैसा है? तो असंख्यात द्वीप समुद्र के मध्य में थाली के आकार का जो सबसे बीच का द्वीप है उसको बोला जाता है जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में क्या है? क्या है माता? दक्षिण भाग में क्या है? भरत क्षेत्र है। ठीक है, उस भरत क्षेत्र में ऐरावत उत्तर में है। ठीक है, दक्षिण में भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के 6 भाग हैं। 5 भाग को मिलेच्छखंड बोला जाता है और 6वें भाग को आर्यखंड बोला जाता है। यह आर्यखंड जो है वह मिलेच्छखंड की सीमा से लगा हुआ है। मिलेच्छखंड की सीमा से लगा है। और दूसरी बात, लवण समुद्र की भी सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो लवण समुद्र कहाँ आता है? भरत क्षेत्र के दक्षिण में। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर बता रहे कि जो लवण समुद्र है उस लवण समुद्र में हजारों महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप क्या होते हैं? महाद्वीप क्या होते हैं? तो समुद्र के बीच में एक ज़मीन होती है उठी हुई। ठीक है ना, अभी यहाँ पे है ना, कौन से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, जो भी हैं, तो थोड़े थोड़े समुद्र के बीच में ज़मीन उठी हुई होती है और वो ज़मीन इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि कई किलोमीटर की होती है।
ठीक है। तो उस पर पूरे नगर बसे होते हैं। तो ऐसे लवण समुद्र है तो समुद्र, लेकिन उस समुद्र के बीच बीच में हजारों द्वीप हैं। ठीक है। उस महाद्वीप में कहीं गंधर्व, कहीं किन्नरों के समूह, कहीं यक्षों के झुंड और कहीं किम पुरुष क्रीड़ा करते हैं। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है। कहाँ पर है? लवण समुद्र में ही एक द्वीप है जिसको क्या बोला जाता है? राक्षस द्वीप बोला जाता है। और 700 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा है। अब वो द्वीप कितना बड़ा है? बोलो रिंकेश भाई, कितना बड़ा है? 700 योजन। अब तुम ऐसा नहीं समझना कि द्वीप है तो कोई छोटा सा दीपक होगा आरती करने का। 700 योजन मतलब 700 इंटू 12, 12 सत्ते 8400 किलोमीटर का है। कितना बड़ा है? तुम्हारा भारत कितना बड़ा है? भारत कितना बड़ा है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? बोलो जी, मुंगाना वाले। तुम्हारे बेटे को तो पता होगा ना, तो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे नहीं हो? भारत कितना बड़ा है? तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3300 किलोमीटर है। ठीक है। और पूरब से पश्चिम में 3000 के अंदर अंदर है। हाँ, ठीक है। तो इतना है। लेकिन ये द्वीप जो है कितना है? 8400 किलोमीटर का है। ठीक है। यानी तुम्हारे भारत से भी डबल है, छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, डबल है। उस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत के समान त्रिकुटाचल नामक विशाल पर्वत है। और वह पर्वत अत्यंत दुप्रवेश है। उस पर्वत में प्रवेश करना अत्यंत दुप्रवेश है, मतलब कठिन है। और उत्तम ग्रहारूपी ग्रहों से सबको शरण देने वाला है। उसकी शिखर सुमेरु पर्वत की चूली के समान महामनोहर है। और वह 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। कौन सा पर्वत? कौन सा पर्वत? गाय वाली अम्मा क्या कर रही थी? त्रिकुटाचल। कौन सा पर्वत? त्रिकुटाचल पर्वत 9 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। उसके स्वर्णमय किनारे नाना प्रकार के रत्नों की कांति के समूह से सदा आच्छादित रहते हैं तथा नाना प्रकार की लताओं से आलिंगित कल्प वृक्ष वहाँ संकीर्णता करते रहते हैं। उस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन विस्तार वाली लंका नगरी है। कितनी है? कहाँ है? त्रिकुटाचल पर्वत के नीचे है, यानी जमीन में है। ठीक है, अभी वर्णन और आगे आएगा कि ऊपर तो नगरी है ही। जी जो नगरी है ना लंका, जी अंदर जा कर के है। ठीक है। तो अंदर में क्या बोला? 3 योजन विस्तार वाली नीचे नगरी है। उसमें राक्षस वंशियों का निवास है। वहाँ कौन रहता है? राक्षस वंशी रहते हैं, राक्षस नहीं रहते। बोलो रिंकू भाई, तुम कौन से वंशी हो? नहीं पता? तुम कौन से वंशी हो? धनपाल जी हैं?
तुम लोग हूमड़ वंशी हो। ठीक है, अब तुम्हारा इतिहास देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वो पूर्व का वंश भी मिल जाएगा। जैसे हम लोगों का जो है वो परमार वंश है, राजा परमार हुआ ना, हिस्ट्री किसी ने पढ़ी होगी, पढ़ी ना, राजा परमार हुआ है गुजरात में। उस राजा परमार के वंशज वर्तमान में परवार जाति के लोग हैं। ठीक है, वंशज हैं, जैसे यदुवंशी हैं, इक्ष्वाकु वंशी हैं, रघुवंशी हैं। ठीक है, तो इन सब का वंशज होता है। तो ये राक्षस नहीं है, क्या है, इनका वंश है। कौन सा वंश है? राक्षस वंशी हैं। ठीक है, और उनके महल नाना प्रकार के रत्नों एवं स्वर्णों से निर्मित हैं, मन को हरण करने वाले हैं। बाग बगीचों कमलों से सुशोभित सरोवर और बड़े बड़े जिन मंदिरों से वह नगरी इंद्रपुरी के समान जान पड़ती है, वह लंका नगरी दक्षिण दिशा की मानो आभूषण ही हो। क्या बोला? लंका नगरी दक्षिण दिशा की आभूषण ही हो। हे विद्याधर, तू उसे देवाधिष्ठित एक हार दिया, वह हार अपनी करोड़ों किरणों से चांदनी उत्पन्न कर रहा था। जन्मांतर संबंधी पुत्र की प्रीति के कारण उसने वह हार दिया था और वह कहा था कि हे विद्याधर, तू चरम शरीरी तथा युग का श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए तुझे यह हार दिया है। उस हार के सिवा उसने पृथ्वी के भीतर छिपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो 6 योजन गहरा और 130 योजन और 1.5 कला प्रमाण चौड़ा है। ठीक है, अब ये नगर नीचे छिपे हुए हैं। कहाँ छिपे हुए हैं? और इन नगरों को देख करके वो इसने राक्षस वंशी किसको दिया? किसको दे रहे जी? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? बोलो, क्या नाम? रिंकू भाई, क्या कर रहे थे? ये वाहन से, ठीक है ना, मेघ वाहन जो था वो कौन था? राक्षस वंशी तो था, लेकिन रावण के पूर्वज। ठीक है, अभी आएंगे मेघवाहन के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर सबके पुत्र बताएंगे। तो जी, मेघवाहन के लिए लंका दी गई थी। किसने दी थी? भीम सुभीम ने दी थी। और वहाँ पर दे करके वह मेघवाहन जो थे वो चरम शरीरी थे। चरम शरीरी मतलब? चरम शरीरी मतलब मुंगड़ा वाले। क्या नाम है इनका? मोहनलाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल जी में चरम शरीरी मतलब है? नहीं पता? चरम का मतलब होता है अंतिम, चरम शरीरी मतलब अंतिम शरीरी। अब वह कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे, उसी शरीर को धारण करे करे मोक्ष चले जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ भी बोला जाए चरम शरीरी, चरम शरीरी मतलब उसी शरीर के साथ मोक्ष जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला है। उस नगर के शत्रुओं का शरीर द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा, मन से भी प्रवेश करना अशक्य है। जो 6 योजन का नीचे नगर दिया था उसमें शत्रुओं का शरीर के द्वारा प्रवेश करना तो दूर, कोई मन के द्वारा भी उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसमें बड़े बड़े महल थे। अलंकारोदय उनका नाम था। क्या नाम था? अलंकारोदय। ठीक है, जो महल थे उन महलों का क्या नाम था? अलंकारोदय उनका नाम था।
और शोभा से वह स्वर्ग के समान जान पड़ता था। यदि तुझ पर कदाचित पर चक्र का आक्रमण हो तो इस नगर में खड़ग का आश्रय ले, सुख से रह। परंपरा के लिए रहस्य सुरक्षित स्थान है। इस प्रकार राक्षसों के इंद्र भीम सुभीम ने पूर्ण घन के पुत्र मेघवाहन से कहा, जिसे सुनकर परम हर्ष को प्राप्त हुआ। वह अजितनाथ भगवान यानी महावीर भगवान सुना रहे कि जी कहाँ से वंश चला, कहाँ से चला। भगवान अजितनाथ के समव शरण में भीम सुभीम दो बैठे थे। उन्होंने पूर्ण चंद्र के यह लंका का राज्य दिया था और वहाँ से लंका नगरी